9 जून की इस सभा में देश विदेश के समाचार लेकर वरुण तोमर के साथ मैं हूं गुरजिंदर सग्गू। रूस की सेना उक्रेन के पूर्वी क्षेत्र लुहांस्क में हमले तेज करती जा रही है, जिससे उक्रेनियों को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हेरसोन और अन्य दक्षिणी क्षेत्रों में रूसी सेना बचाव की मुद्रा में है। उक्रेन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि सबसे घमासान लड़ाई पूर्व में उक्रेनी गढ़ सेवेरोदोनेस्क में चल रही है। प्रवक्ता ने कहा कि दुश्मन सेना उपकरणों या सैन्य बल के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लुहांस्क के गवर्नर सरही हाइदाई ने स्थानीय मीडिया को बताया कि सेवेरोदोनेस्क में स्थिति गंभीर है। उन्होंने कहा कि विशेष सैन्य बल ने 2 दिन पहले शहर के लगभग आधे हिस्से को दोबारा अपने नियंत्रण में ले लिया था, लेकिन हवाई हमले और गोलाबारी तेज हो जाने के कारण उक्रेनियों को पीछे हटते हुए उपनगरों में जाना पड़ा। उक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि रूसी सेना शुक्रवार तक सेवेरोदोनेस्क पर कब्जा करना चाहती है। इस बीच दक्षिण में रूसी सेना रक्षात्मक रुख अपना रही है, क्योंकि उसने अपने अधिकांश संसाधन पूर्वी क्षेत्रों में लगा रखे हैं। बुधवार को एक उक्रेनी समाचार एजेंसी ने रूस समर्थक अलगाववादी बलों के एक पूर्व नेता के हवाले से खबर दी कि हेरसोन और मिकोलाइव क्षेत्रों में रूसी सेना कई किलोमीटर तक पीछे हट चुकी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधियों ने पिछले महीने उत्तर कोरिया को उसके मिसाइल परीक्षणों के चलते कड़े प्रतिबंधों के साथ दंडित करने का प्रयास किया था, लेकिन चीन और रूस ने इस प्रयास को वीटो कर दिया। बुधवार को उन्हें इसका स्पष्टीकरण देना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों ने इस वर्ष के आरंभ में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके तहत अब सदस्यों को वीटो अधिकार प्रयोग करने का कारण स्पष्ट करना होगा। ये पहली बार है जब सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से किसी सदस्य को ऐसा करना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत जान जुन ने कहा कि तनाव नहीं बढ़ाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत और परामर्श ही इस मुद्दे के समाधान का एकमात्र व्यावहारिक मार्ग है। उन्होंने आगे कहा कि इसकी बजाय उत्तर कोरिया पर प्रतिबंधों में ढील दी जानी चाहिए, जैसा कि रूसी राजदूत का भी कहना है। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य गठबंधन सुदृढ़ करने के लिए अमेरिकी नेताओं को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन विशेष राजनीतिक मामलों से संबद्ध अमेरिका के वरिष्ठ सलाहकार जेफरी डेलोरेंटिस ने इस विचार का खंडन करते हुए कहा कि वीटो का प्रयोग करने के लिए ये स्पष्टीकरण ना तो पर्याप्त है, ना ही विश्वसनीय है और ना ही ये आश्वस्त करने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें सामूहिक सुरक्षा और बचाव के लिए तैनात नहीं किया गया था। डेलोरेंटिस ने कहा कि प्रस्तावित प्रतिबंध तनाव बढ़ने का कारण नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया है। जापान के प्रतिनिधि उदावारा कियोशी ने कहा कि उत्तर कोरिया को सुरक्षा परिषद की कड़ी प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए इस स्थिति का फायदा उठा रहा है। NHK को ज्ञात हुआ है कि जापान और अमेरिका की सरकारें 2+2 नामक एक नई व्यवस्था के तहत अपने विदेश तथा अर्थ मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित करने की तैयारी कर रही हैं। ये बैठक जुलाई के अंत में वॉशिंगटन में आयोजित किए जाने की संभावना है। जनवरी माह में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 2+2 आर्थिक वार्ता आरंभ करने पर सहमत हुए थे। दोनों देशों के अधिकारी अन्य योजनाओं के अतिरिक्त 29 जुलाई को अमेरिका की राजधानी में इस पहली बैठक के आयोजन का प्रयास कर रहे हैं। इस बैठक में जापान की ओर से विदेश मंत्री हायाशी योशिमासा और अर्थ व्यापार एवं उद्योग मंत्री हागिउदा कोइची भाग लेंगे, जबकि अमेरिकी पक्ष में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो शामिल होंगे। इनके बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है। अर्धचालक, जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय और आर्थिक सुरक्षा सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास का मुद्दा मुख्य विषयों में शामिल हो सकता है। चीन के बढ़ते प्रभुत्व के मद्देनजर
जापान सरकार स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की रचना की दिशा में अमेरिका के साथ आर्थिक सहयोग को और प्रगाढ़ करना चाहती है। ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी करते हुए इस बात पर बल दिया है कि जापानी नागरिकों के अपहरण मुद्दे का समाधान पहले ही हो चुका है। विदेश मंत्रालय के जापान अध्ययन संस्थान के एक शोधकर्ता के हवाले से मंगलवार को यह वक्तव्य जारी किया गया। वक्तव्य में दावा किया गया है कि दोनों देशों के बीच अपहरण मुद्दे का निपटान पहले ही हो चुका है। इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो ने 29 मई को टोक्यो में आयोजित एक रैली में सभी अपहृतों की घर वापसी के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लिया था। उत्तर कोरिया के इस वक्तव्य में किशिदा का नाम लेकर उनकी आलोचना की गई है। इसमें कहा गया है कि किशिदा अपहरण मुद्दे पर जापानी लोगों को एक बार फिर बहकाते हुए ऊपरी सदन के आगामी चुनाव में अधिक से अधिक मत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। टोक्यो स्थित रेडियो प्रेस समाचार एजेंसी का कहना है कि सन 2005 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब उत्तर कोरिया ने अपहरण मुद्दे पर किसी रैली का सीधा उल्लेख किया हो। जापान और उत्तर कोरिया 2002 प्योंगयांग घोषणा पत्र नामक एक प्रमुख राजनैतिक दस्तावेज की सितंबर माह में 20वीं वर्षगांठ मनाएंगे, लेकिन जापान उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरों के मद्देनजर अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ अपना सहयोग बढ़ा रहा है। जापान सरकार का कहना है कि 1970 और 80 के दशक में उत्तर कोरियाई एजेंटों ने कम से कम 17 जापानी नागरिकों का अपहरण किया था। इनमें से 5 लोग 2002 में स्वदेश लौट आए थे, लेकिन शेष 12 की कोई जानकारी नहीं है। जापान की एक प्रौद्योगिकी कंपनी यूक्रेन में लोगों के समर्थन के लिए यूक्रेनी अभियंताओं को रोजगार प्रदान कर रही है। टोक्यो स्थित i3 डिजाइन नामक कंपनी का पूर्वी यूक्रेन के खार्किव शहर में एक सॉफ्टवेयर विकास केंद्र मौजूद है। रूसी आक्रमण से पहले लगभग 15 कर्मचारी वहां कार्यरत थे, लेकिन अब वहां एक ही कर्मचारी मौजूद है और शेष कर्मी वहां से बच निकलने के बाद सुरक्षित स्थलों से ऑनलाइन काम कर रहे हैं। पिछले महीने कंपनी ने यूक्रेन से पलायन कर जापान आए एक यूक्रेनी पुरुष और उसकी जापानी पत्नी को नौकरी पर रखा था। ये दंपति सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े यूक्रेनी अभियंताओं को नौकरी पर रखने में मदद करेगा ताकि वे ऑनलाइन कार्य कर सकें। यूक्रेन कुशल तकनीकी पेशेवरों की बड़ी संख्या के लिए जाना जाता है। कंपनी की इस महीने करीब 10 लोगों को काम पर रखने की योजना है। i3 डिजाइन के अध्यक्ष शिबा योइचिरो ने कहा, यूक्रेन में प्रतिभाशाली युवा अभियंताओं को रोजगार का अवसर देना योगदान करने का हमारा तरीका है। शिबा ने कहा कि वो लंबे समय तक यूक्रेनियों को समर्थन देते रहना चाहते हैं। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।